नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक लड़ाई देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस इस चुनाव में शायद नजर नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर बताई जा रही है और हर एक तिकड़म लगाकर अब बीजेपी दिल्ली में किसी न किसी तरीके से जीत दर्ज करना चाहती है। इसी कड़ी में अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं, जिसके बाद बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग किया जाना शुरू कर दिया गया है दिल्ली चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि उपराज्यपाल ने अब मंजूरी दे दी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच की। किस मामले में जांच की आदेश दिया गया है और किस तरीके से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, क्या है मामला, किसमें अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं? उपराज्यपाल का क्या कुछ आदेश है? नहीं, ये दिल्ली शराब घोटाले मामले की बात है। और अब तक दिल्ली शराब घोटाले मामले में आपको पता होगा, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी और बहुत सारे लोगों को आरोपी बनाया गया है। और अब एलजी सक्सेना ने यह कहा है कि अब अरविंद केजरीवाल को भी डायरेक्टली इसमें आरोपी बनाया जाए। उनके खिलाफ ईडी गई थी राज्यपाल से अनुमति लेने कि उनके खिलाफ हमारे पास कुछ सबूत हाथ लगे हैं और हम जांच करना चाहते हैं, और यही नया मामला जो है वो जी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मैं दर्शकों से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। कब से आप दिल्ली शराब घोटाले की बात सुन रहे हैं? 2022 से, जुलाई 2022 से यही सुन रहे हैं ना। जुलाई 2022 में दिल्ली के जो मुख्य सचिव थे उस वक्त, उन्होंने एलजी को अनियमितता की रिपोर्ट सौंपी थी और मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि 144.36 करोड़ का नुकसान हुआ है नई आबकारी नीति से। और उनकी रिपोर्ट के बाद फिर आबकारी नीति बदली गई थी कि ये वाली ठीक नहीं है, इससे हमें नुकसान हो रहा है। अच्छा, 144 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब उस 144 करोड़ में देखते दावे कितने हैं। उस 144 करोड़ में जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी बेटी को भी आरोपी बनाया गया, साउथ लॉबी को भी आरोपी बनाया गया और कहा यह गया कि भाई जो दिल्ली साउथ लॉबी है उसमें छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाला है, यही वहां उनके भी हिस्सेदारी पहुंची। गोवा का चुनाव भी लड़ लिया और मनीष सिसोदिया ने भी खा लिया, और यहां भी जो उत्पाद विभाग के जो कर्मचारी थे, सचिव थे, उनके पास भी गया। और अरे भाई, इस 100 करोड़ में कितना आदमी क्या कर लिया? मतलब कुछ तो एक लॉजिक हो ना। और क्या हुआ, मैं सवाल करता हूं, क्या हुआ? वो जो तेलंगाना के जो इससे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी बेटी के खिलाफ ये हुआ, क्या हुआ? उनका जमानत से बाहर है। हाँ। मनीष सिसोदिया को पकड़ लिया, क्या हो गया? जमानत से बाहर है। के कविता बाहर है, क्या हुआ? मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल सब बाहर हैं अब तो। और नहीं, इनका पता है संधि बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? एक ठग है सुकेश चंद्रशेखर, और वो तिहाड़ में बंद है। वो जब तक एक चिट्ठी जारी करते रहता है और उसी चिट्ठी को आधार बना के न्यूज बनाया जाता है। अरे उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? और उसके चिट्ठियों के आधार पर न्यूज बनाया जा रहा है। ये पूरा और पूरा मामला बना बनाया मामला लगता है। अच्छा, वो जो सुकेश चंद्रशेखर है, इतना ही बढ़िया आदमी है, तो उसी को पेश कर दीजिए गवाह के रूप में। उसके दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं। वो तो नटवर लाल है, वो कल को कहेगा कि मैंने मोदी से पैसे की डील की थी, तो आप मान लेंगे क्या? यही है ना। अब बताइए, अदालत में क्यों नहीं टिकता? ये सारे लोग कैसे बाहर आ गए जिनको पकड़ा? कुल मिलाकर मैं एक बात कहूंगा, आज तक विपक्षी दल कहते रहे हैं ईडी छापेमारी बहुत मारती है, लेकिन इनका कन्विक्शन रेट कितना है पता है आपको? मात्र 2%। अगर 100 केस पकड़ती है तो 1 या 2 केस में ये अंजाम तक पहुंचाती है। और वही शराब घोटाले में भी हुआ है। 250 से ज्यादा छापेमारी की जा चुकी है। 500 से ज्यादा लोगों से हासिल क्या हुआ? पूछताछ, 5000 पन्नों की चार्जशीट, मतलब बहुत कुछ हुआ। लेकिन आखिरकार में माहौल बना और जिन पर आरोप लगाया गया वो सब बाहर है। हालांकि क्लीन चिट का इंतजार है, मामला लंबा चलेगा ही। लेकिन पंकज जी, चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एक्शन लेने की तैयारी है, क्या आपको लग रहा है कि चुनाव को लिहाज से ये सब पूरी तैयारी कर ली गई है? नहीं, मुझे क्या लगता है पता है, एक हम लोग बचपन में कहानी सुना करते थे कि एक गड़ेड़िया था और वो शेर आया का ये करता था, गांव वाले भाग जाते थे।
एक दिन गांव वालों ने डरना बंद कर दिया, ये शेर आया चिल्लाता रहा, बाद में शेर इसे उठा के ले गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ईडी की वही हालत कर दिया। शुरुआत में आप ध्यान दीजिए, शुरुआत में जब कहीं पे ईडी की छापेमारी होती तो लगता था कितना बड़ा विषय हो गया, ईडी ने छापा मारा। अब हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी पे ईडी छापा मारती है और लोग भी धीरे धीरे समझ रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। हमारे अपने झारखंड में सोरेन जो मुख्यमंत्री थे, ईडी छापेमार में इस्तीफा देना पड़ा, जेल गए, हीरो बन के वापस आए। और देखिए उसके बाद क्या दुर्गति हुई बीजेपी की। जहां जहां इन्होंने ईडी का इस्तेमाल किया है वहां वहां इनकी क्या दुर्गति हुई आप देखिए। किसी भी राज्य का उदाहरण ले लीजिए और फिर भी वो समझ नहीं रहे हैं, चुनाव स्तर पे है जी। ये ईडी को जैसे ही आगे करेंगे, और अरविंद केजरीवाल तो चाहते हैं कि उनके खिलाफ सही में कार्रवाई करें ना, ले जाए अरेस्ट करके, बम्पर जीत होगी। और मतलब हिम्मत है तो कर ले। अगर ईडी की कार्रवाई माहौल बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। बीजेपी के लिए बैकफायर हो जाएगा। बैकफायर समझ नहीं जाएंगे क्या कि जब चुनाव आता है तभी ईडी एक्टिव होती है। 2022 से यह मामला चल रहा है, क्या किया आज तक, क्या हुआ? सिर्फ ये न्यूज बना रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी में ये लिख दी तो 5000 पन्नों का चार्जशीट हो गया, तो फलाने में ये आरोप लगा दिया, वो आरोप। अरे कंक्रीट क्या हुआ ये बताओ ना, माहौल मत बनाओ। अच्छा पंकज जी, अगर ईडी की कार्रवाई चुनाव से ठीक पहले होती है, जिस तरीके से एक्शन लेने की तैयारी कर ली गई है, उपराज्यपाल ने आदेश दे दिया है कि हाँ आप अब जांच कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को आरोपी सीधे तौर पर बना सकते हैं। अगर ईडी की कार्रवाई होती है तो क्या जो आम आदमी पार्टी के नेता छोड़कर बीजेपी में आए हैं, बीजेपी पर आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही कि ईडी के दबाव में इन्होंने अपनी तरफ शामिल कर लिया, जैसे कैलाश गहलोत वाला मामला था, वो भी फिर तो सच साबित हो जाएगा ना जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही इन पर। देखिए बहुत जगह ये रिपीट हो चुका है, मैं उस चीज को बार बार कितना कहूं, सारे विपक्षी दल बोल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में हुआ है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, ये पूरा शराब घोटाले मामले में बीजेपी कहीं नहीं। बीजेपी का क्या योगदान है? शराब घोटाले को सबसे पहले उजागर किया था कांग्रेस ने। पहला एफआईआर दर्ज कराया था कांग्रेस ने। पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है, कोई कंक्लूजन पे नहीं निकला है। बीजेपी क्या कर रही है? सिर्फ वही ट्विटर। अमित मालवीय ने कभी ये लिख दिया, कभी ये लिख दिया, ट्विटर का खेल चल रहा है ट्विटर पे ही है। हाँ बस 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 आपको माहौल बनाया जा रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा है। और ये ईडी पीडी के चक्कर में दिल्ली की जनता वोट नहीं करती। ज्यादा परेशान कीजिएगा तो ये नुकसान में रहिएगा। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब ईडी से डरने वालों की संख्या कम होती जा रही है। बिल्कुल पंकज जी, इसका हाल और सीबीआई की तरह हो गया है। हर किसी को पता है कि कुछ दिन तंग करेंगे। मुझे लग रहा है कि लगातार गलतियां हो रही हैं बीजेपी से। देखिए एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने नुकसान करवाया है कि हम आरएसएस से बड़े हो गए हैं, अब वो पूर्वांचलियों को भी रोहिंग्या कह दे रहे हैं। तो मतलब ईडी वाला मामला तो सर चढ़ ही रहा है, दूसरी तरफ ऐसे बयानबाजी भी आ रही जो कि इन्हीं को नुकसान पहुंचा रही है। मैं एक बात कहूंगा, हर सल्तनत के पतन का कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का जो राज है उसके पतन का कारण इसी तरह का बड़बोलापन हो जाए। मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं। चुनाव के समय अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं। दिल्ली चुनाव के समय पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बता देना। नड्डा का खुद का जनाधार क्या है और किस आधार पे वो इतने लंबे वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए और एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेते जा रहे हैं। जो नसीब मुरली मनोहर जोशी को, जो नसीब राजनाथ सिंह को, जो नसीब लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं हुआ, वो नड्डा को है। क्यों? किस बात के लिए भाई इनको बार बार कार्यकाल बढ़ा रहे हैं? गुण क्या है? ये आडवाणी से बड़े नेता है, आडवाणी से ज्यादा पार्टी को खड़ा किया है। मुरली मनोहर जोशी से बड़े नेता है, राजनाथ सिंह से बड़े नेता है, अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा बड़े नेता है। उनमें ऐसा कौन सा गुण है जो इतने लंबे वर्ष तक टिके हुए हैं? बिल्कुल यही तमाम सवाल है। बीजेपी के कैडर जानना चाहते हैं। बिल्कुल यही तमाम सवाल का कारण यही सब लोग बने। ये समझना पड़ेगा। आखिरी सवाल, क्या आम आदमी पार्टी जो जाल बिछा रही है, जो चाल चल रही है, उसमें बीजेपी फंसती जा रही है चुनाव के ठीक पहले? देखिए मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि दिल्ली में फिलहाल बीजेपी की तैयारी और दूसरे दलों की तैयारी, आम आदमी पार्टी की तैयारी देखिए। आम आदमी पार्टी ने नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया, सारा कैंडिडेट दे दिया। हर कोई, आप जाके दिल्ली में हर तीसरे आदमी से पूछेगा, बोलेंगे आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है। बीजेपी की एक तो तैयारी ले, कैंडिडेट घोषणा नहीं की, और ऊपर से इस तरह के बयान। अभी अंबेडकर वाले मामले में फंसी थी, उससे निकलना ही था कि सीधे पूर्वांचलियों के बारे में बोल दिया। गलतियां करते जाते हैं। आप देखिए
झुग्गियों के वोटर जो है ज्यादा आम आदमी पार्टी को देते हैं। इसका मतलब ऐसा ये नहीं है कि बीजेपी झुग्गियों पर टारगेट करना शुरू कर देगी। ये गरीब जो झुग्गियों में रहते हैं, जो बिहार के, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके रहते हैं, वो वोट नहीं देते, इसलिए टारगेट कर रही है। और इस बार ये हारे हैं। एक बार किरण बेदी को इन्होंने अपना चेहरा बनाया और किरण बेदी महल अटारी पर चढ़कर रोज रोज बड़ा बड़ा भाषण देते रहती थी। हारे कि नहीं? और अरविंद केजरीवाल उस वक्त करते थे, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ऑटो वाले, इन सबसे संपर्क करते थे। वो चुनाव परिणाम देख लिया है और फिर दोबारा वो गलती कर रही है। बिल्कुल, बीजेपी को गरीबों की पार्टी बनना पड़ेगा। ये गलती आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी को भारी पड़ जाएगी, ऐसा लग रहा है। और फिलहाल खबर यही कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं और चुनाव से पहले बड़ा झटका उन्हें लगा है। ईडी को उपराज्यपाल ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है और शायद ये बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बन जाए, क्योंकि ईडी और बीजेपी को विपक्षी साथ जोड़कर देखते हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर ईडी कार्रवाई कर रही है अरविंद केजरीवाल पर। बहरहाल पंकज जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए, विस्तार देने के लिए, बाकायदा पूरे मामले को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।